कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को किया गया। स्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे रखा गया। हालांकि अधिवेशन का स्थान पुणे रखा गया था, लेकिन पुणे में प्लेग का प्रकोप फैल जाने के कारण अधिवेशन को बंबई में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। प्रथम अधिवेशन में केवल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 72 रिप्रेजेंटेटिव ने भाग लिया। इसमें से एक भी भारत का प्रतिनिधि शामिल नहीं था। इसमें से एक भी भारत का प्रतिनिधि शामिल नहीं था। आगे चलकर दादा भाई नेहरू के सुझाव पर कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। देखो, शुरुआत में कांग्रेस का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नेहरू के सुझाव पर इसका नाम बदल दिया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो इस कांग्रेस का लक्ष्य क्या था, यानी कांग्रेस का उद्देश्य और कार्यक्रम क्या था? क्या प्राप्त करना चाहती थी कांग्रेस? क्या कांग्रेस शुरुआती वर्षों में आजादी प्राप्त करना चाहती थी? भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहती थी? नहीं, भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करना चाहती थी। कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य था लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, ताकि भारतीयों के लिए अधिकारों की मांग को आगे बढ़ाया जा सके और भारतीय लोगों को अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त हो। भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना तथा राजनीतिक शिक्षा देना। राजनीतिक शिक्षा का तात्पर्य है कि भारत के लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना, ताकि भारत के लोग अपने अधिकारों के बारे में जान सकें, अपने अधिकारों को समझ सकें। लोगों को जाति, धर्म एवं प्रांतीयता की भावना से उठाकर उनमें एक राष्ट्रव्यापी अनुभव को जागृत करना। भारतीय राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहन एवं उसका प्रसार करना। उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना, ये कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य था। कांग्रेस के 3 चरण हमें देखने को मिलते हैं, या कह लो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण देखने को मिलते हैं। पहला चरण नरमपंथियों का चरण रहा, और नरमपंथी का जो चरण है वो 1885 से 1905 का चरण देखने को मिलता है। 1885 टू 1905 का चरण देखने को मिलता है। 1885 से 1905 का यह चरण कैसा चरण है? इस चरण की मांग क्या है? आप गौर करोगे कि क्या नरमपंथियों की मांग भारत की आजादी है? नहीं, नरमपंथियों की जो मांग है संवैधानिक सुधार है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाना चाहते हैं। और संवैधानिक सुधार के अंतर्गत क्या करना चाहते हैं? तो विधायिका में भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं कि अधिक से अधिक भारतीयों की शासन में भागीदारी हो, सरकारी नौकरी में अधिक से अधिक भारतीय की भागीदारी हो, भारत के लोगों को बहुत सारे अधिकार मिले, जैसे सरकार से अपनी बात रखने का अधिकार, जिसको कहते हैं प्रदर्शन का अधिकार, बोलने की आजादी प्राप्त हो, महिलाओं को समानता मिले, जैसे बहुत सारे अधिकारों को बढ़ाना चाहते हैं। वो कैसे बढ़ाना चाहते हैं? तो वो प्रार्थना के माध्यम से, प्रार्थना, याचना, याचिका, जिसको PPP कहते हैं, प्रेयर, प्लेया और पिटीशन की रणनीति कहा जाता है। यानी ये समाचार पत्र और मैगजीन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं भारतीय जनता की समस्याओं के बारे में। प्रतिनिधि मंडल के द्वारा जनता के अधिकारों को लेकर सरकार को जागरूक करना चाहते हैं, सरकार को बतलाना चाहते हैं कि देखिए महोदय, हमारे लोगों को ये सब अधिकार चाहिए। ये कोई सक्रिय आंदोलन नहीं करते हैं, इनका जो तरीका है वो संवैधानिक है। अब आपके मन में एक बात लग रहा होगा कि सर, कांग्रेस इतना कमजोर व्यवहार क्यों कर रही है? अपनी मांगों को जोरदार तरीके से अंग्रेजों के समक्ष क्यों नहीं रख रही? साथियों, एक बात समझने की आवश्यकता है कि जब पहली बार कांग्रेस का गठन हुआ है तो क्या उस समय जनता के सभी वर्गों का जुड़ाव कांग्रेस के साथ हो गया है? नहीं, क्योंकि जनता अपने अधिकारों को लेकर जागरूक ही नहीं है। जनता अपने अधिकारों को ना तो जानती है ना ही समझती है। वो तो ये मान बैठी है कि गुलाम पैदा हुआ है और गुलामी में ही उसकी जीवन कट जाएगी। तो सबसे पहली आवश्यकता है कि देश की जनता को इस बात से जागरूक कराना कि हम गुलाम नहीं पैदा हुए हैं,
हमें अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा है और अंग्रेजी हुकूमत से हमें क्या प्राप्त करना है? अपने लिए अधिकार प्राप्त करना है। यानी जनता को राजनीतिक तौर पर शिक्षित करना है, जनता को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है, जनता को उनके अधिकारों से रूबरू कराना है। यह तमाम सारा मकसद है नरमपंथियों का। तो उस समय जनता का सभी वर्ग नहीं था, जो केवल शिक्षित वर्ग थे, जो देश का मुट्ठी भर शिक्षित वर्ग था, वही इसमें शामिल था। तो जब किसी संगठन से जनता का जुड़ाव नहीं है तो वो संगठन कमजोर है। और कमजोर संगठन जब अपनी बात स्वराज या आजादी की बात रखेगा किसके सामने? ब्रिटिश सरकार के समक्ष, तो स्वीकार तो नहीं ही होगा, बल्कि संगठन को भी कुचल दिया जाएगा, संगठन को भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो कांग्रेस शुरुआती वर्षों में देश की जनता को उनके अधिकारों के प्रति शिक्षित करना चाहती है, संवैधानिक सुधारों के माध्यम से भारतीयों के अधिकार में वृद्धि करना चाहती है, ताकि धीरे धीरे जनता का अधिकार बढ़े और जनता को यह समझ में आए कि उन्हें क्या प्राप्त करना है, उन्हें क्या चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? ये उनको सिखाने से पता चलेगा। इसलिए शुरुआती वर्षों में जो नरमपंथियों का आंदोलन रहा, यहां कोई सक्रिय आंदोलन नहीं रहा। यह प्रार्थना, याचना, याचिका, समाचार पत्र, मैगजीन, इन तमाम उपकरणों का उपयोग करके जनता को जानकारी दिया गया। अब नरमपंथी नेता कौन कौन है? नरमपंथी नेता, तो आप देखोगे, देखो इनको क्या कहा जाता है? नरमपंथियों को उदारवादी भी कहा जाता, या अंग्रेजी में मॉडरेट्स कहा जाता है। इनको मॉडरेट या उदारवादी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? मॉडरेट या उदारवादी के नाम से जानते हैं। और नेता कौन था? तो इसके नेता आप देखोगे तो एक नेता आपको मिल जाएंगे फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता, ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन जो है वो उदारवादी नेता हैं? फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, दिनसा वाचा, गोविंद रानाडे, जिनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, गोविंद रानाडे, ईटीसी, ये सब लोग क्या हैं? ये सब नरमपंथी नेता हैं। लेकिन 1905 आते आते कांग्रेस के भीतर से एक नया वर्ग उभर कर आया, जिसे हम गरम दल के तौर पर जानते हैं, या इसको एक्सट्रीमिस्ट के नाम से जानते हैं, उग्रवादी के नाम से जानते हैं। एक्सट्रीमिस्ट, उग्रवादी, और ये गरम दल है। ये क्या है? गरम दल है। अब गरम दल के विचारधारा नरम दल से अलग होगा, क्योंकि गरम दल यह मान चला कि नरम पंथी जो विचारधारा है, इससे देश की जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है। यानी जो गरम दल के लोग हैं वो अधिकारों को मांगने में नहीं, बल्कि संघर्षपूर्ण तरीके से अधिकारों को प्राप्त करने में विश्वास करते हैं। देखो, दोनों की विचारधारा में अंतर है। जो कांग्रेस का पहला चरण है, जो नरमवाद का चरण है, नरमपंथी चरण है, ये क्या चाहता है? ये संवैधानिक सुधारों के माध्यम से अधिकार प्राप्त करना चाहता है, यानी अधिकारों की मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रख रहा है। यह नरमपंथी लोग ब्रिटिश की न्याय प्रियता में बिलीव करते हैं, ब्रिटिश की न्याय प्रियता में विश्वास करते हैं, और वो मानकर चलते हैं कि जब अपने अधिकारों के बारे में, अपनी मांगों के बारे में ब्रिटिश सरकार को रूबरू कराएंगे तो वो हमें अधिकार प्रदान करेंगे। जबकि गरम दल वाला ऐसा नहीं चाहता। गरम दल वाला का ये मानना है कि हमें अधिकार क्या करने पड़ेंगे? प्राप्त करना पड़ेगा। यानी आप गौर करो कि चरमपंथियों का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है संघर्षपूर्ण तरीके से, संघर्षपूर्ण तरीके से अधिकारों की प्राप्ति। अधिकार मांगने से नहीं, बल्कि अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है ना? अधिकार मिलने से नहीं मिलता, अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। यानी कि ये जो चरमपंथी हैं, इनका लक्ष्य स्वराज्य है। इनका लक्ष्य क्या है? ये स्वराज चाहते हैं।
और कहते हैं कि स्वराज भाई हमको ऐसे मिलेगा नहीं, हमें स्वराज तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और इसीलिए आप गौर करोगे ये जन आंदोलन की बात करते हैं, जनता के द्वारा आंदोलन करने की बात करते हैं, ताकि जनता के द्वारा आंदोलन करके सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए। सरकार के ऊपर क्या किया जाए? सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए। तो सरकार के ऊपर जब दबाव बनेगा तो हमारे अधिकारों पर विचार करेगी, हमारी मांगों पर विचार करेगी। बात समझ में आया? जैसे नहीं देखते हो आजकल एक बड़ा रील चल रहा है कि पसंदीदा प्रेम मांगने से नहीं बल्कि लड़कर छीनना पड़ता है समाज से, माता पिता से। ऐसे आजकल रील देखते हो, खूब वायरल हो रहा है। और आप सब किसी न किसी के साथ तो प्रेम में होंगे, आप में से 90% बालक तो और बालिका होगा ही। तो क्या करना पड़ेगा? अधिकारों के लिए लड़ना होगा, ऐसे थोड़ी मिलेगा। तो यही बात यहां समझना है, जन आंदोलन करना पड़ेगा, बहिष्कार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बहिष्कार करना पड़ेगा। जब देखो बंगाल विभाजन के खिलाफ गरम दल ने क्या चलाया? बहिष्कार आंदोलन चलाया। हड़ताल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, रैली निकालेंगे, लेकिन ये तरीका क्या होगा? क्या हिंसक होगा? नहीं। यही बात तो समझना है कि जो उग्रवादी लोग हैं ये हिंसक तरीका में बिलीव नहीं करते, अहिंसात्मक तरीका की बात करते हैं। ये अहिंसात्मक तरीका की बात करते जिसके हम लोग निष्क्रिय प्रतिरोध कहते हैं। और इस निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत को किसने दिया है? इस निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत को देने का काम किया है अरविंदो घोष ने। निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं, और ये सिद्धांत अरविंदो घोष ने दिया। यानी अहिंसात्मक तरीके से अपने अधिकारों की प्राप्ति करना है। लेकिन आप देखोगे कि एक और वर्ग होगा जिसे क्रांतिकारी वर्ग कहते हैं। एक मैं और लेक्चर लूंगा आपको क्रांतिकारी आंदोलन के ऊपर। तो जो क्रांतिकारी नेता होगा वो हथियारों के बल पर अपने अधिकारों की प्राप्ति करना पड़ेगा। देखो 3 तरह का लोग है। एक गया पिताजी से मांग रहा है पैसा कि पिताजी पैसे दीजिए, एक बोला नहीं दोगे तो भूख हड़ताल कर देंगे, और एक बोला कि नहीं देगा, कैसे नहीं देगा, बंटवा लेंगे, कोर्ट में चले जाएंगे। तो 3 तरीके का बेटा है। एक जो नरमपंथी है वो मांग रहा है, संवैधानिक सुधार मांग रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से मांग रहा है, अपनी मांगों के प्रति सरकार को बता रहा है कि भैया ये सब हमको चाहिए, दे दो, कब दोगे। लेकिन दूसरा जो है चरमपंथी, ये संघर्ष करना चाहता है, ये जन आंदोलन करेगा, बहिष्कार करेगा, हड़ताल करेगा, प्रदर्शन करेगा, रैली करेगा, लेकिन अहिंसात्मक। जबकि जो क्रांतिकारी है वो क्रांतिकारी क्या करेगा? सीधे कनपट्टी पर बंदूक लगाता है, बोलता है ये सब चाहिए, चलो जल्दी से दे दो। तो ये 3 तरीके के लोग हैं। लेकिन जब गांधी जी का एंट्री होगा, गांधी जी 1915 में आएंगे भारत, और 1919 से 1947 तक वो कमान संभालेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। इसके पहले गांधी जी 1919 के पहले गांधी जी क्षेत्रीय स्तर पर कुछ आंदोलन में भाग लेंगे, और इसमें सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की रणनीति पर बात करेंगे। यानी गांधी जी का सिद्धांत क्या था? सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, और गांधी के ही सिद्धांतों से अंततः 1947 में आजादी प्राप्त होती है। तो ये 3 चरण हमें देखने को मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बॉम्बे में। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और कांग्रेस के उद्देश्यों को रेखांकित किया। दूसरे में 1886 में हुआ और यह कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने किया, और इसमें 476 प्रतिनिधि ने भाग लिया। यानी कि अब आंदोलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे क्या पता चल रहा? इससे पता चल रहा है कि धीरे धीरे कांग्रेस का आधार बढ़ने लगा, कांग्रेस मजबूत होना शुरू हो जाती है, और आते आते गरम दल के चरण आते आते तो कांग्रेस का विस्तार भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में हो चुका था। कांग्रेस अपने जनमत को तैयार करने के लिए, जनता के बीच अपने आधार को मजबूत बनाने के लिए क्या कर रही थी? जनता के बीच अपने आधार को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस अपने अधिवेशन को प्रत्येक वर्ष अलग अलग शहरों में आयोजित करती थी, ताकि
भारतीयों के बीच एक एकीकरण की भावना का विकास किया जा सके। आप गौर कीजिए, पहला अधिवेशन बंबई में हुआ, दूसरा कलकत्ता में हुआ जिसमें 476 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और इसी दूसरे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय किया गया। तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ मद्रास में, और इसके अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। एक लेसन मैंने और भी लिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर। मैं चाहूंगा कि आप लोग को वो लेसन, वो लेक्चर जरूर देखना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में विस्तार से जानने के लिए। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं, और तीसरे अधिवेशन में 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ, और 1888 के अधिवेशन में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले जो कि पहला अंग्रेज अध्यक्ष के तौर पर जाना जाता है, तो पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूले है। चौथे अधिवेशन में 1248 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और आप देखोगे समय के साथ लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। 1892 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ, और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया। 1892 के कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय परिषद अधिनियम की आलोचना किया गया। 1893 में लाहौर में दादा भाई नेहरूजी ने किया अध्यक्षता, और 1896 में जो कि 12वां अधिवेशन है कलकत्ता में हुआ, रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में किया गया। और 1896 के अधिवेशन में दो महत्वपूर्ण कार्य किए गए। पहला कार्य, पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया। वंदे मातरम क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। ये गीत लिखा है किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है अपनी पुस्तक आनंद मठ में। आनंद मठ जिसमें 1770 में संपन्न सन्यासी विद्रोह का भी उल्लेख किया गया है, तो उसी पुस्तक आनंद मठ में उन्होंने वंदे मातरम को लिखा है। और वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया 1896 में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में, और यह कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में दादा भाई नेहरूजी के द्वारा जारी किया गया ड्रेन थ्योरी को मंजूरी दी गई। ये ड्रेन थ्योरी किसने दिया है? ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी है, जिसको धन का निर्गमन सिद्धांत कहते हैं, धन का निर्गमन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो ये जो धन का निर्गमन सिद्धांत है साथियों, आप गौर करोगे, ये जो सिद्धांत है ये दादा भाई नेहरूजी ने दिया है। दादा भाई नेहरूजी इस सिद्धांत के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारत का जो संसाधन है वो अंग्रेजों अपने देश ब्रिटेन ले जा रहे हैं, यानी भारत से धन का एक तरफा ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के बारे में कहा जाता था कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य स्पंज के रूप में काम करता है। स्पंज जिसको आप रसोगुल्ला बोलते हो, वो रसोगुल्ला वाला स्पंज नहीं। वो नहीं देखते हो बर्तन मांजने वाला आप यूज करते हो, उसमें थोड़ा सा साबुन घिसते हो और खूब बढ़िया से मांज लेते हो। और ये तो सबको पता होगा, लड़कियों को तो पता होता ही होता है और लड़कों को भी पता होता है, क्योंकि जब आप बाहर रहते हो, पढ़ाई के लिए संघर्ष करते हो, जीवन में कैरियर प्राप्त करने के लिए, तो बर्तन खुद ही घींचना पड़ता है। तो वही स्पंज की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कितना पानी सोख लेता है। तो कहा भारत के में ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में यही कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य एक स्पंज के रूप में काम करता है। गंगा के तट से सब कुछ सोख लेता है, और ब्रिटेन में थेम्स नदी के तट पर जाकर के सब क्या करता है? निचोड़ देता है। इसे क्या कहेंगे? इसे आप कहो धन का एक तरफा ट्रांसफर हो रहा है। धन का क्या हो रहा? एक तरफा ट्रांसफर हो रहा। भारत का जो पैसा कहां जा रहा था? ब्रिटेन जा रहा था। यह सिद्धांत दादा भाई नेहरूजी ने 1867-68 में एक पुस्तक लिखा उन्होंने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उस पुस्तक में उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की चर्चा किया था, जिसको आगे चल करके
आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के माध्यम से भी उल्लेखित करने का काम किया और इस सिद्धांत को कांग्रेस ने 1896 के अधिवेशन में स्वीकार कर लिया। तो आप यहां गौर करो, हमने देखा कि 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ और 1885 में जो कांग्रेस का गठन हुआ तो कांग्रेस का जो पहला चरण क्या रहा? कांग्रेस का जो पहला चरण है, फर्स्ट स्टेज ऑफ कांग्रेस है, ये उदारवादी चरण है। कांग्रेस का पहला चरण कैसा चरण है? कांग्रेस का पहला चरण उदारवादी चरण है, जिसको हम लोग मॉडरेट फेज के नाम से जानते हैं। नरम दल का चरण देखने को मिलता है और नरम दल की मांग भी तो संवैधानिक सुधार है, ये संवैधानिक सुधार प्राप्त करना चाहती है। तो इसी उदारवादी जो राजनीति का परिणाम आपको 1892 में देखने को मिलता है। 1892 में 1892 में भारत परिषद अधिनियम लाया गया, इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया। देखो, पहला अधिनियम भारत परिषद अधिनियम कब आया था? 1861 में आया था, 1861 में आया था, जिसके माध्यम से भारतीयों को अधिकार देने की पहल की गई थी। 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया गया था। यानी पहली बार भारतीयों को विधान परिषद में कब शामिल किया गया? 1861 के अधिनियम में। लेकिन भारतीय सदस्यों के पास कोई अधिकार तो था ही नहीं, विधान परिषद के सदस्यों के पास कोई अधिकार नहीं था। वो केवल और केवल क्लर्क की भांति कानून निर्माण में सहयोग का कार्य किया करते थे, उनके पास कोई अपना अधिकार नहीं था। कांग्रेस का गठन के बाद वो लगातार यह मांग कर रही थी कि विधान परिषद के में सदस्यों की, भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए और सदस्यों को अधिकार प्रदान किया जाए। इसी दिशा में पहला कार्य किया, किसके माध्यम से? भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से। भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम के माध्यम से विधान परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। साथ ही साथ विधान परिषद के सदस्यों को सार्वजनिक मामलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया और सभी संवैधानिक सुधारों के बारे में मैंने एक पूरा डिटेल्ड लेक्चर लिया है। जो विद्यार्थी संवैधानिक सुधार का लेक्चर नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है और सर्च करना है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट बाई सावंत सर। आपको 5.25 घंटे की क्लास मिल जाएगी, जिसमें 1773 से लेकर 1947 तक के सभी संवैधानिक कानूनों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर रखा है, ऑलरेडी चर्चा कर रखा है। ठीक है, इसी प्रकार से भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के ऊपर लगभग मैंने 4.5 घंटे की एक डिटेल्ड क्लास ले रखी है। 1.5 से 2 घंटे की एक डिटेल्ड क्लास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर हमने ले लिया है। तो भारतीय राष्ट्रीय इतिहास के ऊपर कई क्लास हमने कंडक्ट किए हैं, आपको उन क्लासों को जाकर देखना चाहिए। भारत परिषद अधिनियम 1892, तो यह जो अधिनियम आया यह किसका परिणाम है? देखो, यह जो अधिनियम आया यह कांग्रेस की उदारवादी राजनीति का परिणाम था। कांग्रेस की उदारवादी राजनीति का परिणाम था। वो कहते हैं कि उसी के दबाव से यह अधिनियम लाया गया था। तो कांग्रेस की उदारवादी राजनीति का परिणाम के तौर पर क्या आया? 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया। कब का? 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया। ठीक है, समझ में बात आ रही है? तो क्या कांग्रेस इस अधिनियम से खुश थी? नहीं, कांग्रेस 1892 के भारत परिषद अधिनियम से असंतुष्ट थी, खुश नहीं थी, नाराज थी। लेकिन नाराज होके भी क्या करना? आप देखो, लड़के लोग अगर इकलौता बेटा है और अगर इकलौता बेटा नाराज हो जाए तो मम्मी पापा हर कोई मनाने लगते हैं कि एक ही लाडला है। अगर कुछ ये एक ही दीपक है जो जल रहा है, अगर बुझ गया तो पूरा का पूरा वंश का चिराग कौन जलाएगा? लेकिन अगर 2-4 बेटे हैं
तो अगर एक नाराज भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मम्मी की बेलन पड़ती है और पिता का चप्पल पड़ता है, फिर गुस्सा अपने आप ठीक हो जाता। अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति तो वही वाली है, वो नाराज होके भी कुछ कर तो सकता नहीं, क्योंकि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य मजबूती के साथ खड़ा है। और अगर भारत के लोग संघर्ष करने की बात करेगा तो अंग्रेज उसको ठोक बजा के ठीक कर देगा, तो इसलिए कुछ तो करना है नहीं। इसी बीच में आप देखोगे 1898 में 1898 में भारत का गवर्नर जनरल बन के कौन आया? भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड कर्जन, जिसकी तुलना बाल गंगाधर तिलक ने किस रूप में किया है? औरंगजेब के रूप में किया है कि ये क्या है? औरंगजेब था, बहुत ही क्रूर गवर्नर जनरल के तौर पर जाना जाता है। 1898 में भारत आया और आते के साथ इस नमूने ने क्या किया? कई सारे काम करना शुरू कर दिया। जैसे आप देखोगे इसने एक 1902 में रेले आयोग बनाया, विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जानते हैं, जो विश्वविद्यालय शिक्षा की सुधार के लिए बनाया था, जिसका उद्देश्य था कि ऐसे प्रावधान तैयार करने ताकि विश्वविद्यालय की शिक्षा को रेगुलेट किया जा सके। उस समय बंगाल में जो विश्वविद्यालय था राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रसार का केंद्र के तौर पर था, तो वो कंट्रोल करना चाहता था विश्वविद्यालय की शिक्षा को। रेले आयोग की सिफारिश पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया और विश्वविद्यालय अधिनियम के माध्यम से विश्वविद्यालय की शिक्षा को नियंत्रित करने का प्रयास किया, कंट्रोल करने की कोशिश किया। वही बात आप यहां पे भी देखोगे, ठीक है, वही बात आप यहां पे देखोगे। तो यहां समझो 1903 की जब मैं बात करता हूं, कब की बात करता हूं? 1903 की बात करता हूं। तो 1903 में एक विचार रखा, और क्या विचार रखा? तो 1903 में जो उसने विचार रखा, उसका विचार था कि बंगाल को विभाजन कर दिया जाए, बंगाल का विभाजन। और इसने एक राय दिया कि बंगाल प्रशासनिक रूप से एक बहुत बड़ा प्रांत है, क्योंकि उसमें था भी, उसमें बंगाल क्या था उस समय? अगर बंगाल की बात किया जाए तो आज का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ये सभी मिलकर के बंगाल प्रांत था। तो बंगाल प्रांत बहुत बड़ा था, तो उसने एक विचार रखा कि चूंकि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और प्रशासनिक रूप से ये बहुत यहाँ पे जटिलताएं हैं, तो प्रशासन को ठीक करने के लिए, प्रशासनिक कुशलता को लागू करने के लिए, प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए वो क्या करना चाहता था? बंगाल का विभाजन करना चाहता था। लेकिन देखो यह तो हुई अधूरी बात, एक्चुअल बात क्या थी? बंगाल भारत के राष्ट्रवाद का केंद्र था, तो वो राष्ट्रवाद के केंद्र पर चोट करना चाहता था ताकि राष्ट्रवाद को कमजोर किया जा सके। यानी पूरे भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रसार का केंद्र कौन था? बंगाल था। कौन था? बंगाल था। तो बंगाल विभाजन का विचार 1903 में दिया, 1903 में रखा, और आगे चल के आप देखोगे 1905 में, 1905 में बंगाल विभाजन किया। बंगाल विभाजन कब किया? 1905 में बंगाल विभाजन किया।